अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारे तमाम सब्सक्राइबर, चाहे वो किसी भी मीडियम के हो, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो के जरिए मैं आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टाइटल ये है कि भाई जो प्रेफरेंसेस जो आते हैं वो क्या बेसिस पे आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ उसका पता चलता है, और ये वे प्रेफरेंसेस में से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो क्या उसका जो है आगे जो चीज़ क्या हो सकती है, चांसेस क्या होते हैं। इन शॉर्ट में साइड में मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कि जो भी मैंने तरीका लिखा है ये इन शॉर्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये शिक्षक भर्ती का एक तरीका है, अपॉइंटमेंट लेटर तक का। मैं यहाँ डिटेल्स पूरी प्रेफरन्सेस के बारे में जो है जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मराठी माध्यम जर माझे सबस्क्रायबर असेल तर त्यांनी पण हा व्हिडिओ बघावा, कारण आपला जे व्हिडिओ असते हे बायलिंग्वल असते, म्हणजे द्विभाषिक असते। म्हणून या व्हिडिओद्वारे मी तुम्हाला प्राधान्यक्रम आल्यावर जनरेट जे होतात ते कोणत्या बेसिसवर आपल्याला होतात, किंवा माध्यम वगैरे जे, किंवा तुम्हाला त्या जे आपल्याला प्राधान्यक्रम आलेले आहे या बाबतीत तुम्हाला सूचना कुठे म्हणजे दिली जाते वगैरह वगैरह। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे को पता है कि भाई जो भी फ्रेशर भी देख रहे होंगे अगर ये, या ऐसे शख्स है जो डीएड बीएड हो चुके हैं, फ्रेशर्स है, टीईटी सीटीटी जिन्होंने दिए नहीं, वो फ्यूचर में टीचर बनना चाह रहे तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। इन शॉर्ट में मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा शिक्षक भर्ती का तरीका। सबसे पहले हमको होना होता है टीईटी या सीटीटी जो है पास 1 2 वगैरह। अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि 2023-24 से मे भी पॉसिबल है। एक पत्र के अंदर ऐसा उल्लेख किया गया है कि जो 9 to 12 को भी टीईटी और सीटीटी लागू होने वाली है, मे भी पॉसिबल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से थर्ड टीईटी जो है, तीसरी टीईटी भी लागू हो सकती है, ज़्यादातर चांसेस है। ठीक है, बहुत सालों से इसका चल रहा है, हालांकि पंजाब जैसे और हरियाणा जैसे रियासतों में पहले से ही ये चलती है। ठीक है, टीईटी सीटीटी पास करनी होती है, उसके बाद में टैट एग्जाम देना होता है, जैसा कि आपने फरवरी 2023 में दिया है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका अभी प्रोसेस चल रहा है, जो 30 सितंबर आज इसकी लास्ट है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ऐसा कोई भी भर्ती में दूसरे होता नहीं है, नॉर्मली एग्जाम होंगे, मेरिट लिस्ट लग जाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है ॲडव्हर्टाइजमेंट का टप्पा, म्हणजे जाहिरात आल्यानंतर आपल्याला त्या जाहिरातीचा एक ॲनालायसिस करावा लागतो। म्हणजेच कोणत्या जिल्ह्यात, कोणत्या जिल्हा परिषदेमध्ये, नगरपालिकेमध्ये, महानगरपालिकेमध्ये किती वॅकन्सीज आहेत, किंवा किती रिक्त पद आहेत, आपल्या कास्टचे किती आहे, सबकास्ट वगैरेचे किती पद आहे वगैरे, हा एनालिसिस आपल्याला करावा लागतो ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या टप्प्यावर। अब यहाँ पर इसके बाद में जो है होता है प्रेफरेंसेस लॉक, जो कि आपका अगला टप्पा है। मे भी पॉसिबल है कि आपको अक्टूबर में चालू हो जाए। 30 सितंबर आज की लास्ट डेट है। आप अपना सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी को क्लियर कट चेक कर लीजिए। इसके बाद में जो है डेट एक्सटेंड नहीं की जाएंगी, ऐसा साफ साफ कहा गया है। अब देखेंगे उसमें कितनी सच्चाई है। तो 30 सितंबर, इसके बाद में कोई भी डेट एक्सटेंड की नहीं जाएंगी। इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट के बाद में आपका टप्पा आता है प्रेफरेंसेस लॉक का। प्रेफरेंसेस लॉक जो होता है, इसके बाद में होती है एक मेरिट तय पूरे जो है महाराष्ट्र लेवल पर, हर जो है स्थापना की अलग अलग, और फिर होता है वेरिफिकेशन, फिर होता है ज्वाइनिंग लेटर। ये इसका टप्पा है। जो प्रेफरेंसेस के बारे में आपकी जो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखो, सबसे पहले प्रेफरेंसेस का जब इसके बाद का जब टप्पा आएगा तो उसमें आएंगी जाहिरात। ठीक है, जाहिरात यानी एडवर्टाइजमेंट जो आती है। तो एडवर्टाइजमेंट कैसी आएंगी? एडवर्टाइजमेंट जो आएंगी वो आएंगी आपको एक जैसा पवित्र पोर्टल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आएंगी। वो कैसी आएंगी, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडल में उर्दू मीडियम की वैकेंसीज नहीं होती है। ठीक है, और फिर आता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये टाइप में जो है वैकेंसीज आएंगी। मैं जाहिरात का टप्पा समझा रहा हूँ, इसके बाद प्रेफरेंसेस कैसा लॉक करना है और कहाँ पता चलता है वो भी बताऊंगा। ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की है, 4 चीज़ें, और प्रायव्हेट की। ठीक आहे, मराठी माध्यमवाल्यांसाठी प्रायव्हेट म्हणजेच जे खाजगी संस्थान असतात त्या जागेवर तुम्हाला संधी असते। ते 2 प्रकारचे आहे, एक तर विदाउट इंटरव्यू आणि एक विद इंटरव्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आती है ये हर स्थापना के हिसाब से आती है। अब आपको यहाँ जैसा कि मिसाल के तौर पर ये पूरे महाराष्ट्र की वैकेंसीज, अब ये जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडल, इसमें डिवाइडेशन कैसा होता है 1 to 5, 6 to 8, 9 and 10 और 11 12, ऐसा उसका जो है डिवाइडेशन होता है। ये समझने की कोशिश करो। ये जाहिरात आ गई तो 4 हिस्सों में बटी वो। अब यहाँ से जब हिस्सा बढ़ जाता 6 से तो 12 के टप्पे में, यहाँ पर डिपेंड होती है वैकेंसीज आपके सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, यानी कि आपके जो है सब्जेक्ट, जो आपका ग्रेजुएशन में, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मेन जो सब्जेक्ट होता है, जिस बेसिस पर आपको वहाँ चयन आपका किया जाता है, आपका अपॉइंटमेंट किया जाता है। जैसा कि साइंस वाले को साइंस की जगह, भाषा वाले को भाषा की जगह, सामाजिक शास्त्र वालों को सामाजिक शास्त्र की जगह। ये टप्पा कॉमन होता है, जहाँ पर ओनली डीएड वाले एलिजिबल होते हैं, यानी कि डीएड और टीईटी एक के साथ में जो एलिजिबल होते हैं। बीएड वाले तो अब पहली से 5वीं के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर जो है कॉमन होता है, या कोई सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो 6 से 12 के लिए ऐसी वैकेंट होकर डिवाइड होकर आती है। लेकिन मसला यह है कि ये जब 6 से 8 की जो वैकेंसी आती है, ये पिछले बारी में ऐसा हुआ था कि वो कास्ट वाइज दिखाई दी नहीं थी। इस बारी में कास्ट वाइज भी आ जाएंगी कि भाई इंग्लिश की, साइंस की, मैथ्स की, सामाजिक शास्त्र की, भाषा की, ये तमाम जो है वैकेंसी जो भी आएंगी वो डिवाइड होकर आएंगी, यानी कि भाई कौन से कास्ट के लिए भाषा की कितनी वगैरह वगैरह, ये हो जाता है। इसके बाद में जैसा कि जिला परिषद, अब जिला परिषद की सबसे ज़्यादा, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, अगर पहली से 8वीं की ही भर्ती की बात करूँ मैं, अगर जिला परिषद में
9 to 12 में कम होती है जिला परिषद की। अगर समझो मिसाल के तौर पर पूरे मीडियम की, पूरे महाराष्ट्र की 30,000 वैकेंसी आई तो कम ज़्यादा 20,000 वैकेंसी जो है जिला परिषद की ही होती है। और टारगेटली जो गवर्नमेंट का टारगेट होता है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है वो जिला परिषदों की ही भर्ती होती है, नगर पालिका, जिला परिषद और महानगर पालिका की। तो इनके रोस्टर्स अभी क्लियर है, जिला परिषद के, नगर पालिका, महानगर पालिकाओं की भी नियर अबाउट तय होंगे। तो यानी 20,000 के आसपास अगर 30,000 जगह आई तो वैकेंसीज किसकी होती है? जिला परिषदों की होती है। और उसमें भी अक्सरियत में वैकेंसी 1 to 5 की ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 से 8 की नहीं होती है, 6 से 8 की भी होती है, लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज होती है, इसलिए वो कम ही रखा जाता है परसेंटेज उसका। 1 to 5 की ज़्यादा होती है और यहाँ कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 6 से 8 पर और 9 से 12 पर भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात आती है, ये डिवाइडेशन मैंने करके बता दिया। अब यहाँ पर जो 9 से 12 वाले हैं, 9 से 12 वाले जिनको टीईटी सीटीटी लागू नहीं है, वो लोगों की, अब ये मैंने 4 जगह बता दिया फर्स्ट टू 8 की। 9 से 12 की जो है या 1 से 12 जो मराठी मीडियम आहे पहिलीपासून तर 12वी पर्यंत जर तुम्ही इलिजिबल असाल, पात्र असाल, म्हणजेच टीईटी 1, टीईटी 2 आणि बीएड, डीएड वगैरे सगळं काही तुमच्याकडे असेल, तर तुम्ही प्रायव्हेट म्हणजे खाजगी संस्थांच्या विथ इंटरव्ह्यू आणि विदाउट इंटरव्ह्यूसाठी पण पात्र असणार आहात। म्हणजे तुम्हाला जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडळ आणि प्रायव्हेट या 5ही जागी तुम्हाला संधी मिलना है। लेकिन उर्दू मीडियम वालों को जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडल में उर्दू मीडियम की जगह होती नहीं है। उर्दू मीडियम में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, चूंकि वो जो है कौन से होते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ टीईटी सीटीटी लागू है, वहाँ पर पवित्र पोर्टल उनको लागू नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में सवाल मत पूछो। उर्दू मीडियम में प्राइवेट की जो है आती नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब उर्दू मीडियम में 9 से 12 की मे भी पॉसिबल है कि एकदम गिनी चुनी बहुत कम जगह जो टीटी सीटीटी वाली नहीं होती है, साइंस की वैकेंसीज, और मे भी पॉसिबल है कि इंग्लिश की वैकेंसीज आए एकदम कम से कम प्रमाण में। उर्दू मीडियम में पूरी भर्ती जो है फर्स्ट टू 8 ही होती है, नियर अबाउट 99-98% वही होती है। ठीक है, और मराठी मीडियम में जो होती है वो पूरी पहली से 12वीं की जो है प्राइवेट ऐड होने की वजह से उसके अंदर आता जे विथ इंटरव्ह्यू आहे। विथ इंटरव्ह्यू जर तुम्हाला जास्त मार्क असेल तर तुम्हाला, म्हणजे विदाउट इंटरव्ह्यू वाले जे असतात, म्हणजे जे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि कटक मंडळावर ज्याद्वारे आपली म्हणजे फक्त टॅटच्या म्हणजे अभियोग्यता चाचणीच्या मार्कच्या बेसिसवर आपली नियुक्ती होते, तर या जागी पण म्हणजे प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूटमध्ये विदाउट इंटरव्ह्यू जे असते, विदाउट इंटरव्ह्यू म्हणजे मुलाखती विना ज्या जागी तुमची निवड होणार ते फक्त आणि फक्त टॅटच्या मार्क्सच्या बेसिसवर होणार आहे। आणि विथ इंटरव्ह्यू म्हणजे तुम्हाला तिथे एक इंटरव्ह्यू द्यावा लागणार आहे, म्हणजे 30 मार्क्सचा जे इंटरव्ह्यू असते ते। आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका वगैरह उर्दू मीडियम वालों को पहली से 8वीं की ज़्यादातर वैकेंसी आती है, जैसे मैंने बताया। इसके बाद में आते हैं जैसा प्रेफरेंसेस की अगर मैं बात आती है, मैंने यहाँ बेसिकली बातें बहुत सी समझाने की कोशिश की। ये पूरा एनालाइज करना होता है भाई, ये आती कहाँ पर है ये एडवर्टाइजमेंट, वहीं पर पवित्र पोर्टल पर आती है। ठीक है, पवित्र पोर्टल के सूचना में आ जाती है कि भाई जाहिरात आ चुकी है, जिनके रोस्टर क्लियर रहते हैं सब दे देते हैं। मिसाल के तौर पर जो भी आएंगी 20,000, 30,000, 10,000, 12,000 XYZ जो भी आएंगी वो यहाँ पर दिखेंगी, पवित्र पोर्टल पर दिखेंगी, वो शो होंगी। पहले जो होता था ऑफलाइन का दौर था, तो वो जैसा न्यूज़पेपर्स में इसके एडवर्टाइजमेंट्स आते थे। ठीक है, ये ऑनलाइन है इसलिए यहाँ पर आती है। अब आपके जो प्रेफरेंसेस है वो कहाँ पर आते हैं, तो प्रेफरेंसेस देखो जनरली पवित्र पोर्टल का एक सिस्टम है कि वो आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए, आपको ईमेल्स के जरिए ये चीज़ें बता देता है कि भाई पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, पवित्र पोर्टल के जाहिरात वगैरह आ चुके हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पता चल जाएंगी। प्रेफरेंसेस जो है वो कैसे जनरेट होते हैं, क्या बेसिस पर जनरेट होते हैं, अपना मुद्दा ये है। तो प्रेफरेंसेस जो जनरेट होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने जो अभी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड बनाया होगा, तो सेम उसी लॉगिन आईडी पर आपके पवित्र पोर्टल की जो भी आपने बनाए उस पर वो आपके प्रेफरेंसेस जनरेट होते हैं। पहले जाहिरात पूरी देख लेनी होती है, एडवर्टाइजमेंट का एनालिसिस कर लिए कि भाई मेरे ये जिले में जिला परिषद में इतने है, EWS के इतने हैं या IWS के उतने, वहाँ उतने हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखकर भाई सबसे पहले जितने भी मुझे प्रेफरेंसेस आए XYZ, जैसा कि प्रेफरेंसेस आपके इस पर लॉगिन आईडी पर आ गए, तो यहाँ पर कुछ जिले हैं, जैसा कि 15-20 जिलों के आपको जाहिरात आपके प्रेफरेंसेस में आ गई, कहाँ पर आपके लॉगिन पर जो, यानी जो अपने लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड होता है पवित्र पोर्टल का, वहाँ पर आती है। और वहाँ पर आने के बाद में ये यहाँ पता चलता है हमको, लॉगिन आईडी पर आने के बाद में हमको पता चलता है क्या दिखता है वहाँ पर हमको हमारे प्रेफरेंसेस में, इस तरीके के जैसा XYZ जो भी दिखेगा कि भाई जिला परिषद यवतमाल, उर्दू मीडियम की अगर बात है, कोई मराठी मीडियम पे तो जिला परिषद यवतमाल दिखेगा। अब जिला परिषद यवतमाल दिखेगा, तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात होगी कि भाई जिला परिषद यवतमाल में भाई पूसा दिखता क्या, पंचायत समिति उमरखेड़ दिखता है क्या, पंचायत समिति को ये दिखता है क्या। तुम अगर जिला परिषद अमरावती में तो तुमको लगेगा कि भाई कहाँ मोर्शी पंचायत समिति दिखता है क्या, कहाँ आचलपुर, कहाँ चांदूर रेलवे, कहाँ वरुड़ नगर पालिका दिखता है कि, ऐसा दिखता नहीं, पंचायत समिति दिखता है कि ऐसा नहीं है। जिला परिषद के हद तक ये बात नहीं है। सीधा आपको जिला परिषद बुलढाणा, जिला परिषद यवतमाल, जिला परिषद रायगढ़, जिला परिषद पुणे, जिला परिषद जलगांव, इतने ही नाम दिखेंगे। अब जो नेक्स्ट जो बात आती है नगरपालिका, नगरपालिकेचे जर तुम्हाला प्राधान्यक्रम आले तर तुम्हाला त्या जागी त्या शहराचे नाव दिसणार। XYZ नांदेड जिल्हा आहे, त्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये जेवढे तालुके आहे XYZ म्हणजे 16 तालुके किंवा 15 तालुके, तर बिलोली नगरपालिका क्लिअर कट दिसणार। म्हणजे बिलोली नगरपालिकेत जर तुमची निवड झाली तर या शहरातच होणार तुमची, तर त्या जागी तुम्हाला बिलोली नगरपालिका, अर्धापूर नगरपालिका, हदगाव नगरपालिका, हिमायतनगर नगरपालिका वगैरे वगैरे दिसणार। म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत असा नसते, जिल्हा परिषदेमध्ये डायरेक्ट तुम्हाला जिल्हा परिषद दिसणार, जिल्हा परिषद नांदेड। आता या जिल्हा परिषद नांदेडमध्ये तुम्ही कुठे जाणार याची काहीही शाश्वती किंवा गॅरंटी असत नाही,
कारण जिल्हा परिषद इथे फक्त जिल्ह्याचे नाव दिसणार, कारण ते जिल्हा परिषद जे आहे स्थानिक स्वराज्य संस्था या ही जी असते यामध्ये याची जी बाउंड्री असते म्हणजे याची जी लिमिटेशन्स असते ते खूप मोठी असते, म्हणजे 16 तालुके, आणि या नगर परिषदेची बाउंड्री जी असते फक्त त्या शहरापुरतीच मर्यादित असते। अगर आपको नगर परिषद आया है तो नगर परिषद का जो है नाम आ जाएगा, मिसाल के तौर पर नगर पालिका पुसद, नगर पालिका उमरखेड़, नगर पालिका चांदूर रेलवे, नगर पालिका अगर कोई भंडारा जिले की है तो वो नाम दिख जाएगा, यानी कि उसी शहर में आपकी नियुक्ति होंगी। महानगर पालिका के भी बारे में सेम टू सेम यही है, आपको नाम दिखेगा महानगर पालिका नांदेड़, महानगर पालिका परभनी, महानगर पालिका जालना, महानगर पालिका कोई लातूर है, महानगर पालिका XYZ, जितने भी जो भी आएंगे, जितने भी आपको नाम आएंगे, जैसा कि 10 जिला परिषद के आ गए, 5 नगर पालिका के आ गए, 10 महानगर पालिका के आ गए। ये उर्दू मीडियम में प्राइवेट नहीं रहता, इसलिए मैं प्राइवेट, मराठी मीडियम वालों को जो आएंगे तो इसके साथ में ऐड होकर प्राइवेट संस्थाओं के भी नाम आ जाएंगे। प्राइवेट संस्था XYZ आपल्या जिल्ह्यातली असो किंवा दुसऱ्या जिल्ह्यातली, महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यातली, म्हणजे ज्यांनी त्या जागी ॲडव्हर्टाइजमेंट जाहिरात अपलोड केली असेल ज्या संस्थांनी, म्हणजे त्यांना जर विदाऊट इंटरव्ह्यू विना मुलाखत तुम्हाला घेण्याची इच्छा असेल त्या संस्थेची, तर ते अपलोड करणार आणि ते जाहिरात तुम्हाला तुमच्या कैटेगरीनुसार आप देखेंगे हम कि कैसी दिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने बता दिया जिला परिषद वगैरह कैसा दिखता, नगर पालिका कैसा दिखता, महानगर पालिका प्राइवेट कैसा दिखता। अब ये जो तय होता है वो क्या बेसिस पे तय होता है, प्रेफरेंसेस क्या बेसिस पे तय होते हैं। प्रेफरेंसेस जो तय होते हैं, सबसे पहली चीज होती है आपकी पात्रता। मिसाल के तौर पर D.Ed वाला है और TET 1 के साथ या CTET 1 के साथ है, सिर्फ इतना ही है, और उसका मीडियम उर्दू है, यानी कि 10वीं का मीडियम उर्दू है, उसका D.Ed उर्दू में हुआ है, तो सीधी सी बात है जब वो 10वीं उर्दू मीडियम 10वीं मीडियम माना गया है बेस पॉइंट, तो सीधी सी बात है जब अक्सरियत में वो उर्दू भी D.Ed B.Ed भी उर्दू में ही अक्सरियत में करता है, लेकिन कोई इंग्लिश में भी कर देता है, D.Ed तो नहीं करता है, तो इसको क्या दिखेंगे, इसको 1 से 5 के ऑप्शन दिखेंगे, पूरे चॉइसेस दिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो D.Ed के साथ में ग्रेजुएट है, D.Ed के साथ में जैसा अंडर ग्रेजुएट है वो, ठीक है, और उसका TET 1 भी है और TET 2 भी है, ये दोनों है, और इसका मीडियम उर्दू है 10वीं का, ठीक है, तो इसको दिखेंगे 6 से 8 के भी और 1 से 5 के भी। सेम यही कंडिशन होंगी मराठी मीडियम के लिए। तुमचा D.Ed सोबत जर TET 1 आणि TET 1 किंवा CTET 1 असेल आणि तुमचा 10वीचा माध्यम जर मराठी असेल तर तुम्हाला 1 ते 5 मराठी मीडियमचे दिसणार। नंतर 6 ते 8 सोबत जर तुमचा ग्रॅज्युएशन सोबत CTET किंवा TET 1 आणि D.Ed असेल तर तुम्हाला 1 ते 5 आणि 6 ते 8 हे दोन्हीही वर्गांचे किंवा दोन्हीही प्रकारचे तुम्हाला प्राधान्यक्रम दिसणार। जर तुमचा फक्त B.Ed आणि TET 2 किंवा CTET 2 असेल तर तुम्हाला या जागी 6 ते 8 चे प्रेफरन्सेस दिसणार, फक्त 6 ते 8 चे। म्हणजे प्रायमरी लेवलची मी या जागी प्रायमरी लेवलबद्दल सांगायलो मी। आता B.Edच्या बेसिसवर तुम्हाला 9 ते 10 तर दिसणारच, ठीक आहे। BA B.Ed BSc B.Ed जर असाल तुम्ही तर तुम्हाला 6 ते 10 आणि MSc B.Ed MA B.Ed MCOM B.Ed असेल तुमचा तर तुम्हाला 6 ते 12 पण दिसणार। और अगर आप D.Ed से लेकर तो B.Ed भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है तो आपको पहली से 12वीं के तमाम ऑप्शन दिख जाएंगे, क्योंकि यू आर एलिजिबल फॉर 1 to 12 प्रेफरेंसेस, ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल हो क्योंकि आपकी वो। अब यहाँ पर जो आते हैं, जो प्राधान्यक्रम आते हैं, ये हो गया मीडियम और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। उसके बाद में मेन जो तय होता है, यानी कि भाई पूरी इसकी जितनी बिंदु नामावली के हिसाब से जो भी हमारे प्रेफरेंस या जाहिरात आई होंगी बिंदु नामावली के हिसाब से, आपकी कास्ट, आपकी सब कास्ट और आपका टोटल जो रिजर्वेशन का जो है XYZ जो भी है उसके हिसाब से। यानी सबसे पहली चीज़ जो होती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद में आती है आपकी कास्ट, सब कास्ट, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती है जाहिरात में आपके प्रेफरेंसेस आने को, ठीक है। आप कितने आते हैं, किसको कितने आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिसकी वैकेंसी मिसाल के तौर पर अगर OBC कोई कैटेगरी में है, 19% इसको रिजर्वेशन है OBC को, 19% मिसाल के तौर पर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 2000 जगह उर्दू मीडियम में आ गई, तो 19 दूनी 38, 380 जगह OBC की होगी, लेकिन 380 की 80 तुमको आएंगी क्या? नहीं। 380 में तुम जेंट्स है, तुम महिला है, तुम प्रकल्पग्रस्त है, तुम भूकंपग्रस्त है, तुम कोई इसके माजी सैनिक है, तुम खेलाड़ू है, ये तमाम चीज़ें यानी कि एक तो कास्ट, मेन कास्ट और सब कास्ट में डिवाइडेशन होकर आती है। तो ये 380 अगर उर्दू मीडियम में 380 जगह OBC की आ गई, तो ये OBC की भी वैकेंसी तुमको तुम्हारे पूरे हिस्से पे नहीं आएंगी, वो डिवाइड होंगी। यानी मैंने मिसाल देकर बताया कि यहाँ जो भी 2000 वैकेंसी में से अगर 200 EWS की 10% के हिसाब से आ गई, तो 200 की 200 तुम्हारे हिस्से पे नहीं आएंगी। तुम्हारी कास्ट, सब कास्ट, तुम्हारे मार्क बहुत मायने रखेंगे। वहां तुमसे एक भी मार्क ज्यादा है तो उसको तुमसे पहले जो है, तुमसे ज्यादा जो है उसको प्रेफरेंसेस आने के पूरे चांसेस है। अब यहां पर मिसाल के तौर पर
आपको यहाँ पर जैसा कि अगर लिख के आता है कि भाई ये आपने लॉक कर दिया, अब ये यहाँ पर आपने लॉक कर दिया, प्रेफरेंसेस लॉक कर दिया, मेरिट लग गई, लेकिन आपको जैसा कि 20 प्रेफरेंसेस में से एक में भी नहीं मिला, एक खुदा ना खास्ता ऐसा तो होता नहीं, तो आप यू आर एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड। देखो सेकंड राउंड में एलिजिबल होने के लिए फर्स्ट राउंड में आपको एक तो बी प्रेफरन्स लॉक करना ही होता आहे। कमीत कमी एक प्राधान्यक्रम लॉक करून सोडायचा जर आपल्यामध्ये जर असा आपला विचार असेल, मराठी मीडियमवाल्यांनी तर करूच नका, कारण पहिल्या लिस्टमध्ये जर तुम्ही लागत असाल किंवा तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमचे मार्क एवढे आहे की तुम्ही 100% लागणारच, तर तुम्ही जेवढे आले तेवढे प्रेफरन्सेस लॉक करून टाका, कारण मराठी माध्यममध्ये कॉम्पिटिशन खूप तगडा आहे, पूर्वीपासून आहे, आत्ता पण आहे आणि पुढे पण असणार, कारण राज्यसेवेची तयारी करणारे, MPSCची तयारी करणारे, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे सर्वात जास्त मराठी मीडियममध्ये DED BEd MAd वाले आहे। ठीक है, अब उर्दू मीडियम की बात मैं करूं, अगर तुमको समझो ऐसा है 30 प्रेफरेंसेस आ गए, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, वो महाराष्ट्र के आखिरी कोने के आखिरी समंदर के भी पास होंगे, तो मेरी नज़र में यहाँ ऐसा एक मेरी पर्सनल राय है कि उसको तुम लॉक कर दो। तुम में से ऐसे कई होंगे जो DEd के साथ BEd और दोनों TET पास होंगे और वो पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे। तुमको ऑप्शन जो आएंगे, अगर तुम MA इंग्लिश है, तुम MA इंग्लिश BEd है, तो तुमको MA इंग्लिश के कॉलेजेस भी आएंगे 11-12 के। अगर तुम इंटरेस्टेड है तो और वाकई में तुम उसमें विदाउट इंटरव्यू वाले में, जैसा अगर तुम्हारे 120-130 मार्क XYZ होंगे, कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, XYZ कोई भी है, अगर तुमको दिख रहा है MA इंग्लिश के बेस पर बड़ा कॉलेज और तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारा सपना है कि वहाँ लेक्चरशिप करना, क्योंकि एक तो देखो बहुत आगे चले जाता है इंसान, प्राइमरी अगर एक थे 5 और 6 थे 12 11-12 के बेसिक्स में, ग्रेड पे में और या फिर पेमेंट में मैं फ़र्क लगाऊँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर तुम में गट्स है, वाकई में तुम इंटरेस्टेड है और तुम एक लेक्चरशिप की जॉब के लिए समझो ऐसा सोचते कि मैं वहाँ पर हूँ, तो 100% तुम वो चीज़ें लॉक करो। अगर नहीं है इंटरेस्टेड तो लॉक करो मत, क्योंकि गलती से अगर वो मिल गया तो फिर वहाँ जाके तुमको उसी इसमें माहिर हो, जैसा कि MSc है, अगर आपका अगर BSc है, MSc है, अगर आप उसमें माहिर है और आपको सामने दिख रहे हैं, अगर आपका वो ड्रीम जॉब है तो अदरवाइज करो मत, नहीं तो अपना 1 से 5 और 6 से 8 बेहतर है। यहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर तुमको करना है विदाउट इंटरव्यू पे, सिर्फ टेट के मार्क के बेसिस पे आपको हो सकता है कि आए। बाकी बातें छोड़ो, अब यहाँ पर आगे यहाँ पर मैंने सब चीज़ें बता दिया। तो ये सेकंड राउंड जो होता है, ये सेकंड राउंड का ऐसा कुछ मतलब कि नहीं है कि भाई पहला राउंड कंप्लीट हुए सिवा तो सेकंड राउंड लगता नहीं है, तो सेकंड राउंड का इंतजार करने से बेहतर सबके सब लॉक करो। और देखो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, लास्ट में एक ही बोलूँगा मैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि जैसा जिस तरीके से माहौल को देखकर हम लोग इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते, इतने ओवर पैनिक हो जाते कि हम लोग को ऐसा लगता है कि ये क्या चीज़ है, अरे बाप रे ये क्या चीज़ है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जिस चीज़ को तुम सेल्फ सर्टिफाइड जैसी चीज़ को या टेट के फॉर्म भरने को लेकर अगर तुम ऐसा माहौल को देखकर अगर गलतियां करेंगे, अगर माहौल को देखकर तुम डरेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ फील्ड में आने के बाद में हम ऐसे ही डरने वालों में काउंट हो जाएंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ अपने स्टेज डेयर को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ और अपने पास की चीज़ें लोगों को देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, कोई भी रूप में हो। आप लग जाएंगे, अल्लाह करे कि जितने भी जो लोग हैं जो दे रहे हैं अपने पूरे महाराष्ट्र से जो भी एग्ज़ाम, स्पेशली शिक्षक भर्ती वाले जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी उनकी किस्मत होंगी वहाँ वो लग जाए, अपनी मेरी दिल से दुआ है। लगने के बाद में अपनी चीज़ों को जो है गट्स को दबाओ मत, उसको उभारो, उसको बाहर लाओ और ये चीज़ें करो। अगर तुमको देने की अगर वाकई में ख्वाहिश है तो यूट्यूब चैनल्स के जरिए आप लोग दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, ये ज्ञान की बातें हो गई, ये साइड में लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बातें। तो ऐसा होता है और उसके बाद में आप करते हैं लॉक, और लॉक करने के बाद लगती है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के बाद लगती है वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के बाद आता है अपॉइंटमेंट लेटर। आज के इस वीडियो के जरिए एक होल एंड सोल डिटेल्स मैंने बताया हूँ, ये फ्रेशर्स के भी लिए या फिर जो फैकल्टी से रिलेटेड है, जो टीचर हजरात है, अगर उनके पहचान में ऐसा कोई है कि वो उनको बता सकते हैं कि भाई ये शिक्षक भर्ती का ये जो सिस्टम है ऐसा होता है, भाई अगर तुझे फ्यूचर में शिक्षक बनना है तो ये चीज़ें तुझे पार करनी होंगी, क्योंकि स्टेप बहुत है शिक्षक भर्ती में और जंबलिंग और फ्रस्ट्रेशन तो दुनिया भर का है, इसमें कोई शक नहीं है। शिक्षक भर्ती एक वन एंड ओनली ऐसी जो है भर्ती है पूरे महाराष्ट्र की जिसका कोई भी वाली नहीं है। ठीक है, 10-10, 20-20 साल भी नहीं होती है, तो यहाँ कोई जो है उसकी केयर करने को तैयार नहीं है। अपने को मतलब क्या है, अपना जो है अपॉइंटमेंट लेने से मतलब है। रही बात खाजगीकरण की, कल मैंने खाजगीकरण का एक वीडियो बनाया और मेरा वीडियो खत्म होते से ही जाहिरात आ गई खाजगीकरण की। मैंने क्लास 3 और 4 बोला था, क्लास 1 की ऐड आ गई तहसीलदार की। तो यह है खाजगीकरण। अब वो खाजगीकरण में तहसीलदार की जो ऐड आई उसमें क्या है, जिन्होंने तहसीलदार पद पर जो है 3 साल तक कम से कम नौकरी करेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी है 45,000 पेमेंट पे, यानी कि भाई जो राज्य सेवा करने वाले हैं वो वहाँ बेवकूफ़ साबित हो गए है ना। तो न्यू जनरेशन का वहाँ ये चीज़ में खाजगीकरण जो होता है वो ऐसा होता है, वहाँ तजुर्बेकार लोगों को लिया जाता है। अब वो ऑलरेडी रिटायर्ड है उस पोस्ट से, तहसीलदार पोस्ट है, वो वापस आएंगे, वो क्यों नहीं चाहेंगे। 65 साल के अंदर चाहिए, जो एज क्राइटेरिया है उसमें लिपिक है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जैसे जो न्यू जनरेशन वाले ले सकते हैं वैसी पोस्ट क्या करेंगे। ये है खाजगीकरण। इसलिए ये खाजगीकरण मतलब एक तरह का जो है फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल पैदा करने वाली चीज़ है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ये किसी का भला करा नहीं है और ना ही करेगा। ठीक है, वो अपने लेवल पे ठीक है, अगर वो हमारे हद तक आ जाए, अगर हम कोई सर्वेंट है, कोई एम्प्लॉई है गवर्नमेंट के, तो वो हमको फ्रस्ट्रेट कर ही छोड़ेगा। रही बात गुणवत्ता की, तो उस पर मैं यकीन करता नहीं कि वो गुणवत्ता ला सकेगा प्राइवेट कंपनी वाला जिला परिषद की स्कूलों में आकर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो, और मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और वक्फ बोर्ड की सीरीज हमारी बंद हुई नहीं है, वो बंद होंगी भी नहीं इंशाल्लाह, जब तक एग्जाम आएगा जब तक हम सीरीज चालू रखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात और इन्फॉर्मेशन के साथ। अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो चॅनल को जरूर सबस्क्राइब करा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मराठी माध्यम वाल्यांनी पण मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच
मला सांगावे की तुम्हाला कसा म्हणजे हा व्हिडिओ वाटला. मिलेंगे अगली व्हिडिओ में. अस्सलाम वालेकुम.